हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये जीएस 2 लेक्चर सीरीज का 9th लेक्चर है। आज का टॉपिक है जुडिशरी। आशा है कि आप सब लोगों ने इससे पहले जितने भी वीडियो आए हैं उसको देखा होगा और उससे अपने नोट्स बना लिए होंगे। अगर आपने अपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो कृपया करके प्लीज़ जाएं, वो वीडियोज़ देखें, उसके नोट्स बनाएं, फिर आकर के ये वीडियो देख लें। फ्रेंड्स, एक चीज़ और, अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसको उसी टाइम वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट में उसका कमेंट दे दीजिए, ठीक है? और सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। थैंक यू। अभी जो आज का लेक्चर है ज्यूडिशरी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, अभी जितने भी लेक्चर्स आए हैं उसमें जुडिशरी के बारे में हमने बहुत ज़्यादा चर्चा की है। देखिए, हमने आपको कल भी जो पिछला लेक्चर आया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं उसमें जुडिशरी एक पार्ट होता है अलॉन्ग विथ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। मैंने बात आपको बताई हुई थी, ठीक है? तो थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जुडिशरी जो होता है क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई जुडिशरी इज इंपॉर्टेंट। देखिए, इसमें सबसे पहली बात होती है कि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने के लिए जुडिशरी बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या जरूरी है? रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने के लिए जुडिशरी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये कहते हैं कि इंडिस्पेंसिबल फॉर द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है? किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड किया जा सके। तो पहला टॉपिक, पॉइंट जो है आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है कि एक्ट एज अ चेक ऑन एक्सेस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इस दोनों पे एक चेक का काम करता है। ये दोनों अगर अपने दायरे से बाहर जा रहे हैं या सही नहीं कर रहे हैं तो उसको जुडिशरी जो है वो कर्व करने का काम करती है, उसको जुडिशरी जो है वो सही करने का काम करती है, ठीक है? आगे बढ़े। अगला है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन करती है कौन? जुडिशरी। आपको पता होगा, आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं उसको बचाने के लिए, ठीक है? समझ में आएगी बात। चौथा आ गया फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर होता है जुडिशरी। मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसका रियल मीनिंग क्या है ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा अपना जुडिशरी, ठीक है? मतलब सेंटेंस तो है, मैंने पिछले भी चर्चा किया था कि वेग लैंग्वेज है, सही से लाइनें जो नहीं लिखी गई है तो उसका जो इंटरप्रिटेशन होगा, इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? सही सही वो करेगा जुडिशरी। जुडिशरी जो बोल देगी वही सही है, ठीक है? आगे 5 नंबर में क्या है कि इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। मतलब जो भी संविधान की व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए जुडिशरी बहुत ज्यादा जरूरी है। छठा पॉइंट कहते हैं कि फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ फेडरलिज्म। भारत का जो संघीय ढांचा है उसको बनाए रखने के लिए, फेडरलिज्म का जो ढांचा है उसको बनाए रखने के लिए जुडिशरी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मोटे मोटे टॉपिक्स हैं, बस इसको आप क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है और लाइन बाय लाइन लिख लेना है। मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ। व्हाइट शीट लीजिए, 1/4 पेज छोड़िए, 2 कलर का पेन यूज कीजिए और मेन पॉइंट एक कलर से लिखिए और बाकी पॉइंट अगले दूसरे कलर से लिखिए और बस वीडियो पॉज करके पॉइंट लिख लीजिए। बाद में जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो फिर से उस पॉइंट को पढ़ लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है इसकी इश्यूज। कुछ है इश्यूज, क्या है? वैकेंसी के बारे में हमने बात की थी कि वैकेंसी बहुत ज्यादा है, 40% वैकेंसी हाई कोर्ट में है अभी भी, ठीक है? नेपोटिज्म देखा जाता है अपॉइंटमेंट में। मैंने कहा था कि इसके लिए कि फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म देखा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी क्या है, कोलिजियन सिस्टम है। यहाँ पे थोड़ा सा फेवरेटिज्म जो है वो देखा गया है, ठीक है? लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी देखी गई है, अकाउंटेबिलिटी की कमी देखी गई। आप एक चीज देखिए, अकाउंटेबिलिटी में क्या है कि आप देखिएगा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी जो है इसमें अब 2 तरह का अप्रोच होता है। एक होता है मतलब टॉप डाउन होता है, एक होता है बॉटम अप। जैसे मान लीजिए कि कैग हो गया, जुडिशरी हो गई, सीबीआई, सीबीसी, पीएससी, ये सब जितने भी है ना, ये सब टॉप डाउन अप्रोच में आएगी। मतलब क्या हो गया, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है? और बॉटम अप में क्या होगा, सोशल ऑडिट हो जाएगा, आरटीआई हो जाएगा, सिटीजन चार्टर हो जाएगा। ये जितने भी टॉपिक है ना सबके बारे में एक एक करके मैं सारा का सारा आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है? कहने का मतलब क्या हो गया कि ग्राउंड लेवल पे पहले सोशल ऑडिट हुआ, फिर ये ऊपर के अधिकारियों को बताया गया। यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर पहले बता मतलब डिसाइड कर लिया जाता है, फिर नीचे उसका जो है रिपरकर्शन होता है। बात समझ में आ गई? मतलब ऊपर का जो लेयर है, ऊपर का लेयर एकदम बड़े बड़े जो अधिकारी लोग वो अपने में बात कर लेंगे और फिर उस हिसाब से ये करेंगे, क्या कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी को डिसाइड करेंगे। लेकिन बॉटम अप अप्रोच में वैसे नहीं होता है। बॉटम अप्रोच में क्या होता है कि पहले नीचे लेवल पे देखा जाता है कि ग्राउंड लेवल पे क्या सिचुएशन है, फिर उसके ऊपर उस हिसाब से व्यवस्था की जाती है, उस हिसाब से अकाउंटेबिलिटी जो है वो
निर्धारित की जाती है। बात समझ में आ गई होगी। अगला जो पॉइंट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। देखिए मैं कल भी बता रहा था कि जीडीपी का 0.09% हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज करते हैं। तो इस चीज को समझिए कि अभी भी हमारे पास सिर्फ 20,000 जो है कोर्ट हॉल है इंडिया में, ठीक है। कोर्ट हॉल सिर्फ और सिर्फ 20,000 है। इतने बड़े देश में 20,000 कोर्ट हॉल से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है शॉर्ट है स्पेशली किसके लिए, लोअर कोर्ट्स के लिए। मैंने आपको बताया था पिछले दिन भी कि चूंकि अपने यहाँ इतना कम इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप सिविल कोर्ट को जाकर के देखिए, सेशन कोर्ट को जाकर के देखिए, वहां पे तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। सही से भवन भी नहीं है, सही से सारे क्या कहते हैं आपके जो क्या कहते हैं उसको जो चीज होने चाहिए, मतलब एक कोर्ट में क्या क्या चीज होना चाहिए उस सब की व्यवस्था नहीं है वहां पे सही तरीके से, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट क्या है इसका, फोकस ऑन अपील। अब देखिए इसमें क्या कहते हैं कि पहले प्रीवियसली कोर्ट फोकस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस बट नाउ मोर ऑन फोकस ऑन अपील। अब पहले क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस पे ज्यादा फोकस करती थी, आज के डेट में अपील पे ज्यादा फोकस करती है। कहने का मतलब ये हो गया कि मतलब जो पुराने केसेस आ चुके होते हैं उसके बेस पे पहले केस को जज किया जाता था। आज ये देखा जाता है कि अपील किस तरीके से किया जा रहा है, वो भी चीजें जो है उसको मतलब डिसाइड करती हैं कि केस का रुख क्या होगा, ठीक है। दूसरी बात एक डेटा दिया गया है कि 500 मतलब 70,000 में से 500 केस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमॉन्ग पेंडिंग केस। अब देखिए क्या है कि ये जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उसमें से 70,000 केसेस में से 500 सिर्फ ऐसे केस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, ठीक है। बाकी सब क्या है, अपील पे है। बाकी सारे केस क्या है, अपील के हिसाब से अपील कर दिया गया है केस का। कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत कम ही केस माने जाते हैं। अब देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज मैटर ऑफ रोस्टर। आप देखो मैटर ऑफ रोस्टर का जो है मास्टर ऑफ रोस्टर का मतलब क्या होता है, मैटर नहीं, मास्टर ऑफ रोस्टर, ठीक है। मास्टर ऑफ रोस्टर का मतलब क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टॉप ऑफ द मतलब हायरार्की है, ठीक है। वो जो डिसाइड करेगा वैसा ही बेंच बनेगा, ठीक है। ही डिसाइड द बेंच ऑफ द केसेस। सो यहाँ पे क्या होता है कि ये एक्सेसिव ऑटोनॉमी उसको मिल जाता है। अगर मान लो उसका पर्सनल कोई केस होगा तो उसमें भी वो डिसाइड कर लेता है। जैसे एक केस आया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई, उनके ऊपर एक बहुत ही भयानक केस लग गया था। तो उसमें भी जो जज बने थे मतलब जो बेंच बना था उसको भी उन्होंने खुद डिसाइड किया था, और जहां तक मुझे याद है वो खुद भी उसमें एक पार्ट बन गए थे। तो इस तरह की चीजें आ जाती है, एक्सेसिव ऑटोनॉमी की बात देखी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है सॉरी पॉइंट है वो है वेरी फ्यू फीमेल जजेस। मैं इसकी बात शुरू से करता आ रहा हूं कि फीमेल जजों की संख्या अभी भी बहुत कम है। पहली जो है 1989 में हुई थी, अभी भी सिर्फ 11 है टोटल, ठीक है। और नॉट अ सिंगल फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसकी बात मैं करता चला। अगर आपको कोई इंडिया की फीमेल जो सीजीआई हुई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुई है, तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए। अगर नहीं हुई है तो सेंटेंस में लिख दीजिएगा देयर इज नो फीमेल सीजीआई, ठीक है। बस इतना लिख देना येट, ओके। अगला पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी। ये मुद्दा सब देखिए, सब मैंने सबकी बात में कर चुका हूं। मैं आपको बस ये मटेरियल दे रहा हूं कि एक जगह पे लिखा रहेगा ना आपका, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करने में आसानी होगी, ठीक है। ज्यादा सोचना ब्रेन स्टॉर्मिंग की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये लिख के रखिएगा सारा। तो पॉलिटिसाइजेशन होता है जुडिशरी का, फ्यू जजेस एक्सेप्ट पॉलिटिकल पोस्ट, ठीक है। जैसे क्या कहते हैं एफजी। इससे क्या होगा कि जो ट्रस्ट है भारत का ट्रस्ट, मतलब भारत के लोगों का ट्रस्ट जो है जुडिशरी के ऊपर में, वो ब्रीच हो जाता है। जैसे आप मान लीजिए कि कोई आदमी है, उसने किसी पर्टिकुलर पार्टी का कोई काम करवा दिया, कोई केस जितवा दिया, और वो जब रिटायर होगा तो उसको बढ़िया मतलब सरकारी पोजीशन दे दिया जाएगा, ठीक है। राज्यसभा का मेंबर बना दिया, ठीक है, किसी पार्टी से टिकट दिलवा दिया। ये तो इस तरीके का चीज, तो ये सब चीजें जो है थोड़ा सा गलत है। पॉलिटिसाइजेशन जो है जुडिशरी का नहीं होना चाहिए। नौवां जो इशू है वो कहते हैं कि ओवर स्टेपिंग मतलब जुडिशियल एडवेंचरिज्म। इसमें क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो भी डिसीजन लेते हैं उस वो डिसीजन जो मतलब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को लेना चाहिए वैसा डिसीजन जो है ये ले लेते हैं। तो ये भी ओवर स्टेपिंग जो है जुडिशरी का वो नहीं होना चाहिए। ये सब इश्यूज हैं, ठीक है। नंबर ऑफ हॉलीडेज बहुत ज्यादा है। मैंने पहले वो कहा था कि हॉलीडेज में जब जैसे गर्मी की छुट्टी होती है तो 2-2 महीना का छुट्टी हो जाता है, तो उससे बहुत ज्यादा मतलब पेंडेंसी जो केसेस की बढ़ती है, ज्यादा दिन तक काम नहीं हो पाता है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट जो पॉइंट है इसमें वो कहते हैं कि लोअर एक्सेसिबिलिटी टू द लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, इंग्लिश को जो है वो मेजर लैंग्वेज मान दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा तो हिंदी में कोई केस ही नहीं लड़ता है, सब इंग्लिश में
हाई कोर्ट में भी आप वही हाल है। तो चूंकि भारत है यहाँ पे तो हिंदी में होना ही चाहिए, ठीक है, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में भी होना चाहिए। तो इस तरीके का एटलीस्ट कम से कम जितने हमारे अष्टम सूची में है, 8th शेड्यूल में जितने लैंग्वेज हैं वो तो होना ही चाहिए ना, उसमें तो आप किसी भी भाषा में लड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई जज है, कोई उसको समझ में नहीं आता तो वो अपना ट्रांसलेटर रखे वहां पे, सीधी सी बात है। तो इसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो इन सबको, ये सब मुद्दा है, ठीक है, ये सब इश्यूज है, इस पे चर्चा किया जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टेप्स नीडेड टू बी टेकन, कौन से स्टेप्स जो है वो जरूरत है लिए जाने की। अब देखिए ध्यान से आप इसको समझिएगा। देखिए पहला जो इसमें मुद्दा आता है वो आता है AIJS का मुद्दा। इसकी मैं कई बार चर्चा कर सकता हूँ, एक डेडिकेटेड वीडियो भी इस पे मैं ले आकर के आप लोगों को दिया हूँ। ये क्या है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, क्योंकि अभी कॉलेजियन सिस्टम से सब कुछ डिसाइड किया जाता है, तो ऐसे में जरूरत क्या है, AIJS की जरूरत है। जैसे यूपीएससी एग्जाम लेती है वैसे ही यूपीएससी AIJS का एग्जाम लेगी और नए नए टैलेंट को रिक्रूट करेगी, ठीक है। इसके बारे में अच्छे से वीडियो आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रोसेस री इंजीनियरिंग ऑफ कोर्ट मैनेजमेंट एंड रिड्यूसिंग द पेपर वर्क। अब यहाँ पे देखिए पेपर वर्क अगर आप ज्यादा रखिएगा तो सारा का सारा टाइम इसी में निकल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा री इंजीनियरिंग कीजिए कोर्ट के मैनेजमेंट को और पेपर वर्क को रिड्यूस कीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी के गठन किया जाए, नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी, ठीक है। इसकी बात किसने की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। क्यों क्यों कहा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत कम खर्चा होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए सब ऑर्डिनरी लेवल पे ये उन्होंने ऐसा बयान दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। आगे ट्रांसपेरेंसी इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जजेस के अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी हो, कॉलेजियम सिस्टम में जो होता है उसको थोड़ा सा और क्या कहते हैं, उसको पारदर्शी बनाइए, थोड़ा सा उसको ट्रांसपेरेंट बनाइए, ठीक है। एज वेल एज कोहेरेंस विथ मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर विद द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट का प्रोसीजर है, मेमोरेंडम है, उस हिसाब से उसको आप मतलब उसके साथ जो है कोहेरेंट रखिए, ठीक है। ऐसा कहा, मतलब हमारी नीड है, मतलब ये नीड है, स्टेप लेने की ये नीड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंथनिंग द फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को मैंने पहले भी कहा था कि दो भागों में बांट दीजिए, एक कैसेशन बेंच, एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हो जाएगा, एक सेशन बेंच हो जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए आप एक अपील बेंच बना सकते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो सेशन बेंच था ना उसी को आप अपील बेंच भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला यह है कि हाँ, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वर्किंग डेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब देखिए यही मुद्दा था पीछे कि इश्यूज में कि आप नंबर ऑफ हॉलीडेज बहुत ज्यादा है, सॉरी, तो उसको कम करके, हाँ नंबर ऑफ हॉलीडेज बहुत ज्यादा है तो उसको कम करके इंक्रीज करके वर्किंग डेज बढ़ा दीजिए, ठीक है। इंक्रीज वर्किंग डेज को बढ़ा दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा केस का सुनवाई हो सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7वां नंबर पॉइंट इसमें क्या है कि सेटअप एन इंडियन कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल सर्विस। आप ये देखिए इसका भी बात होता है, इंडियन कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल सर्विस का क्यों होना चाहिए, मैनेजमेंट और फंक्शनिंग ऑफ कोर्ट को बनाए रखने के लिए, सही सुचारू रूप से चलाने के लिए इंडियन कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल सर्विस की गठन की जानी चाहिए। एक और मुद्दा आता है NJAC का, ये होता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इस चीज का गठन अगर हो जाएगा तो जो अपॉइंटमेंट होता है वहां पे मतलब क्या कहते हैं कोर्ट में, जुडिशरी में, तो उसको सही तरीके से सुचारू रूप से चलाया जा सके, इसके लिए NJAC का गठन भी किया जाना जरूरी है, ठीक है। चलिए नेशनल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी बिल, ये आया है नेशनल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी बिल, जिससे कि जुडिशरी को और फायदा हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का चीज आपको याद रखना, ये सब पॉइंट बस इतने एक लाइन खाली लिख दीजिएगा ना, इससे टीचर समझ जाएगा कि आपको आता है। तो आप ये सब लाइन याद रखना, इसके बारे में पूरा पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है, बस एक लाइन लिखना है आपको मेंस के पेपर में। आगे बढ़ते हैं। फोकसिंग ऑन ADR, ADR के बारे में मैं अच्छे से चर्चा कर चुका हूँ, एक डेडिकेटेड लेक्चर भी इस पे आ चुका है, जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात मैंने की थी, तो उस पर फोकस करना जरूरी है। वॉलंटरी क्या कहते हैं, वॉलंटरी कम अंडर द RTI। हाँ अब देखिए वॉलंटरिटी आना चाहिए RTI के अंदर। RTI मतलब होता है क्या, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो कोई इंसान मतलब इसमें ये आता है ना कि कोई इंसान अपने इच्छा से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इस चीज का जो है क्या कहते हैं RTI में इस चीज को घुसाना चाहिए। मतलब कि अगर कोई इंसान RTI फाइल कर रहा है तो उसको उस हिसाब से जवाब दे देना चाहिए, कोई चीज भेग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वॉलंटरिटी कम अंडर द RTI, ठीक है। मतलब वहां पे RTI में भी लोगों का इच्छा के हिसाब से बात होना चाहिए, ठीक है। आगे समझ। और एक चीज और कि RTI को थोड़ा सा और मतलब क्लियर बनाया जाना चाहिए, वहां पे और भी लोगों का नियुक्ति भी होना चाहिए, ये सब चीजें भी आप ध्यान में रखिएगा। तो वॉलंटरिटी कम अंडर द RTI, ये भी एक मुद्दा है, ठीक है। आगे बढ़े।
इनिशिएटिव लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब मैं बता चुका हूँ आईसीटी का, ठीक है। इसमें तो मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, पिछले लेक्चर देखिएगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी इसमें आना चाहिए। ई कोर्ट का गठन होना चाहिए। एनजेटीएस, एनजेटीएस क्या है? नेशनल जुडिशियल ट्रिब्यूनल सर्विस, ठीक है। उसकी चीज की बात आप कर लीजिएगा, ठीक है। आगे आता है इंक्रीज नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट बेंचेज, इसकी भी बात मैं कर चुका हूँ। आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट के बेंचेज को बढ़ाया जाना चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि एक हाई कोर्ट है गुजरात का, उसने यूट्यूब लाइव शुरू किया है। मतलब जो भी वहाँ पे प्रोसीडिंग्स होगा जो दिखाया जा सकता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें पर्सनल इमेज ये होता है, रूइन होता है, तो उसको नहीं दिखाते हैं, लेकिन जो चीजें दिखा सकते हैं उस तरह की चीजें दिखाई जाती है, ठीक है। बढ़े आगे। आगे जो है मुद्दा आ गया है आप कंक्लूजन पे, तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें कुछ ऐसा चीज डालिए जिससे आपका आंसर जो है अट्रैक्टिव लगे। तो मैंने क्या डाल दिया है, सुप्रीम कोर्ट का मोटो है यतो धर्म ततो जय, ठीक है। तो इस चीज को मैंने कैसे यूज किया है देख लीजिए। मैं क्या लिखता हूँ कि वी नीड नॉट ओनली इंडिपेंडेंट जुडिशरी बट अकाउंटेबल जुडिशरी टू इंश्योर फंक्शनल डेमोक्रेसी, ठीक है। वी नीड टू प्रूव मोटो ऑफ आवर सुप्रीम कोर्ट इन द ट्रू सेंस, दैट इज यतो धर्म ततो जय, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेयर देयर इज अ राइटियसनेस एंड मोरल ड्यूटी, मतलब दैट इज धर्म, देयर इज विक्ट्री। जहां पे भी अच्छाई होगी, राइटियसनेस होगी एंड और मोरल ड्यूटी होगी, वहीं पे विजय निश्चित होगी, ठीक है। यतो धर्म ततो जय, ठीक है। तो इस तरीके से ये लेक्चर में इतना ही था, इससे ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, बस इसके नोट्स बना लीजिएगा और इसको बार बार पढ़ लीजिएगा, काम खत्म है, उससे ज्यादा पढ़ना है नहीं, ठीक है। तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, और एक चीज और, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। जाइए और टेलीग्राम पे मेरे यूट्यूब चैनल का जो नाम है उसको सर्च कीजिए, आपको वो आराम से मिल जाएगा, ठीक है। उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन और जल्दी से मिलता रहेगा, कोई भी चीज इधर उधर होगा नहीं, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।